2026 में महायुद्ध 2025 से ज्यादा विध्वंसकारी होगा। इसकी आशंका पहले ही दिन से सच साबित होने लगी है। तबाही के नए नए हथियार आजमाए जाने शुरू हो गए हैं। दो 2026 में ईरान, इजराइल, सीरिया, तुर्की, यमन, लेबनान, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, वेनेजुएला, नाइजीरिया, रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में युद्ध और भड़क सकता है। ईरान में अब गृह युद्ध छिड़ गया है। खामेनेई के खिलाफ 21 प्रांतों में प्रदर्शनकारी ईंट से ईंट बजा रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगा रहे हैं। उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सबसे खतरनाक चाल चली है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के वीडियो जारी किए हैं। तेहरान से तेल अवीव को 2026 का सबसे खतरनाक मैसेज दिया गया है। अगर नेतन्याहू ने तेहरान पर बमबारी की जुर्रत की तो समूचे इजरायल को कुछ घंटों में मिटा देंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, अब उसने परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल बना ली है। इस मिसाइल का नाम खैबर शेकन मिसाइल है। यह 1450 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को परमाणु और गैर परमाणु हमलों में ध्वस्त कर सकती है। एक बार में आधा क्विंटल विस्फोटक ले जा सकती है। 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह इजरायल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जब जब ऐसा चैलेंज मिडिल ईस्ट से आता है, इजरायल बहुत तबाही मचाता है। 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिन का युद्ध 13 जून से 24 जून के बीच हो चुका है। दो 2026 में युद्ध उससे भी भयंकर हो सकता है। तब इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भीषण बमबारी की थी। ईरान के 90 से ज्यादा मिलिट्री अड्डों पर इजरायल ने तबाही मचाई थी। ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए थे। 10 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान चली गई थी। 12 दिन के युद्ध में 975 से ज्यादा ईरानी मारे गए थे। 2025 के युद्ध में ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से इजरायल में भीषण हमले किए थे। तब से ईरान ने लंबी दूरी तक प्रहार करने वाली मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन का लंबा स्टॉक तैयार कर लिया है, जो महीने भर से ज्यादा युद्ध के लिए काफी है। खामेनेई के पास अब गृह युद्ध और जेन जी के आक्रोश से निपटने का कोई ठोस रास्ता नहीं है। ऐसे में आशंका बहुत बढ़ गई है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई युद्ध जैसा रिस्क ले सकते हैं। हम एक फुल स्केल युद्ध में फंसे हुए हैं। फिलहाल दुश्मन आर्थिक दबाव के रास्ते हमें नॉकआउट करना चाहता है। बमों, लड़ाकू विमानों या मिसाइलों से किसी भी राष्ट्र को जीता नहीं जा सकता। हमें हराने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर आकर हमसे मुकाबला करना होगा।
मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फिलहाल सीज फायर भले ही हो गया हो, मगर युद्ध की चिंगारी दोबारा कभी भी भड़क सकती है, क्योंकि जिस विवाद पर दोनों देशों के बीच मिसाइलें चल गई थी, वो विवाद अभी भी बना हुआ है। यमन में हद्रामौत और अल महा जैसे तेल और गैस के समृद्ध इलाके हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसटीसी ने इस पर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सरकार को यहां से भागना पड़ा था। युद्ध रुकने के बाद भी यहां यूएई के समर्थन वाले एसटीसी का कब्जा बना हुआ है। यमन के सना और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान के लिए दोनों की स्थितियां बर्दाश्त के बाहर हैं, लिहाजा यहां कभी भी बड़े धमाके हो सकते हैं। गाजा में अब भी हमास के 20,000 से ज्यादा आतंकी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह अब भी एक ताकत बना हुआ है। नेतन्याहू 2025 में दोनों को मिटाने की कसम पूरी नहीं कर पाए, लिहाजा 2026 में बड़े हमले जारी रहेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। इजरायल ने हमास के याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दैफ जैसे शीर्ष कमांडरों और लीडर्स को मार गिराया। हिजबुल्लाह के हसन नसरल्ला, हाशिम सफीदीन और फुआद शुकर जैसे टॉप आतंकवादियों का सफाया कर दिया। दो 2026 में तुर्की और इजरायल के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इजरायल ने सीरिया में तुर्की के शिपमेंट उड़ाकर आगाज कर दिया है। सीरिया में तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने एर्दोगन के गले में 3 तरफ से फंदा कसकर पूरे इलाके का पावर बैलेंस बदल दिया है। इजरायल ने तुर्की के 2 पड़ोसी देशों साइप्रस और ग्रीस के साथ नई डिफेंस डील कर तुर्की को इनसर्कल कर दिया है। दो 2026 में तबाही का सिलसिला यूक्रेन में रुकेगा, इसकी गुंजाइश दिनों दिन कम होती जा रही है। पुतिन के महल पर हमले के बाद यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है। रूस इसे पुतिन को जान से मारने की साजिश बता रहा है, यूक्रेन इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है। रूस वीडियो दिखाकर बता रहा है कि एक-एक ड्रोन जो पुतिन के महल पर हमले के लिए भेजे गए, उसमें 6 किलो का उच्च विस्फोटक लगा था। 2022 में शुरू हुए युद्ध में यह बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रूस यूक्रेन युद्ध 1407 दिनों से चल रहा है। रूस 12,000 मिसाइलें यूक्रेन पर गिरा चुका है। रूस ने 13,000 कामिकाजे ड्रोन से हमले किए हैं। रूस ने 33,000 से ज्यादा ग्लाइडेड बम गिराए हैं। रूस ने कीव और दूर दराज के इलाकों में किंजल मिसाइलों से बड़े हमले किए हैं। ब्लैक सी से जिरकॉन जैसी घातक क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर यूक्रेन के दर्जनों शहर को तबाह कर दिया। कैलिबर जैसी मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के एनर्जी और गैस सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। जेट इंजन से लैस ग्लाइड बमों को फाइटर जेट से छोड़कर यूक्रेनी बस्तियों को मिट्टी में मिला दिया है। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस की तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइनों को तबाह किया है। युद्ध में अब तक रूस की 24 बड़ी रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। 160 से ज्यादा तेल टर्मिनल, डिपो और प्रोडक्शन यूनिट को निशाना बनाया है। इसमें तुआप्से, रिएजान, नोवोशाख्तिंस्क जैसी बड़ी रिफाइनरियों को नुकसान हुआ है। समंदर में रूसी शैडो फ्लीट को यूक्रेन ने बार बार निशाना बनाया है। ब्लैक सी में सबसे ज्यादा रूसी फ्लीट पर धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने उनमें ड्रोन हमले किए हैं। कैस्पियन सागर में रूस के तेल कुओं पर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किए हैं। ज़ेलेंस्की और उनके 26 नाटो पार्टनर रूसी तेल गैस पर हमले कर भी पुतिन की युद्ध क्षमता को रोक नहीं पाए। रूस ने क्रीमिया के बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया। ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। ओडेशा और सुमी जैसे प्रांतों पर भी रूस बड़े हमले कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के 4 बड़े शहर पोक्रोवस्क, मिर्नोग्राद, होलियापोल
और कुपियांस्क में रूस ने कब्जा कर लिया है। 2026 के पहले दिन ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के रूसी कंट्रोल वाले इलाकों में ड्रोन से यूक्रेनी झंडे फहराए। रूसी ड्रोन आर्मी ने कुछ ही देर में सभी यूक्रेनी ड्रोन खंड खंड कर दिए। दरअसल ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाहते थे कि रूस जिन इलाकों पर दावा कर रहा है वो उनके कब्जे में नहीं, यूक्रेन के कब्जे में है। लेकिन रूसी फौज ने ज़ेलेंस्की का प्लान फ्लॉप कर दिया। शांति समझौता 90% तैयार है, 10% बाकी है और ये महज संख्या नहीं है। दरअसल उस 10% में सब कुछ समाहित है। यही 10% शांति का भविष्य, यूक्रेन और यूरोप का भविष्य, लोगों का जीवन कैसा होगा ये तय करेगा। लाखों जिंदगियों को बचाने के लिए 10% काफी है। यूक्रेन क्या चाहता है? शांति। हाँ, किसी भी कीमत पर नहीं। हम युद्ध का अंत चाहते हैं, यूक्रेन का अंत नहीं। अब क्या ज़ेलेंस्की 10% डोनबास के लिए पूरा यूक्रेन दांव पर लगाएंगे? क्योंकि पुतिन पहले ही बोल चुके हैं, अगर ज़ेलेंस्की ने डोनबास पर दावा नहीं छोड़ा तो रूस बाई फोर्स इसे हासिल करेगा। तभी से पुतिन ने ओडेसा पर हमले बहुत बढ़ा दिए हैं। कीव के बाद ओडेसा सबसे ज्यादा तबाही झेल रहा है। बिजली, पानी, गैस के बिना यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। न्यू ईयर को पुतिन ने जो कहा वो साफ है। 2026 में यूक्रेन में रूसी मिसाइलें, बम, ड्रोन तबाही मचाते रहेंगे। युद्ध और भड़केगा। शांति तभी आएगी जब ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे। आपने अपनी मातृभूमि सत्य और न्याय के लिए लड़ने का दायित्व लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रूस भर में लाखों लोग इस नव वर्ष पर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, आप पर अपनी आशाएं टिकाए हुए हैं। हम रूस के प्रति सच्चे, निस्वार्थ और समर्पित प्रेम में एकजुट हैं। हमें आप पर, अपनी विजय पर पूरा विश्वास है। 2026 के पहले दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने पहले एक बोट पर बम गिराया, फिर कुछ सेकंड बाद 2 और बोट को तबाह कर दिया। 2 दिन पहले भी अमेरिका ने वेनेजुएला की एक बोट पर स्ट्राइक की थी। खास बात यह है कि वेनेजुएला की सभा बोट इंटरनेशनल वाटर में चल रही थी जब उन पर हमले किए गए। अमेरिका 2025 में वेनेजुएला की 36 नावों को समंदर में डुबो चुका है। इन हमलों में वेनेजुएला के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये नावें और उन्हें ऑपरेट करने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हैं। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अब बोट के साथ वेनेजुएला की डॉकिंग फैसिलिटी पर भी हमले शुरू हो गए। समंदर में अमेरिका ने बहुत बड़ी घेराबंदी की है। वेनेजुएला के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन को तैनात कर दिया है। इसमें 4000 अमेरिकी सैनिक और कमांडो भी तैनात हैं। वेनेजुएला का जमीनी बॉर्डर ब्राजील से 2137 किलोमीटर, कोलंबिया से 2341 किलोमीटर, गुयाना से 789 किलोमीटर लगता है। उसकी समुद्री सीमा 6 देशों से लगती है। अमेरिका के प्यूर्टो रिको और वर्जिन द्वीप समूह से भी वेनेजुएला की सीमा लगती है। प्यूर्टो रिको में जिस तरह से अमेरिकी सेना का जमावड़ा और युद्धाभ्यास हो रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप कभी भी वेनेजुएला पर बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। वहीं वेनेजुएला भी रूस, चीन से लगातार हथियारों की खरीद बढ़ा रहा है। 2026 में वेनेजुएला पर हमला एक ही शर्त पर रुक सकता है, मादुरो ट्रंप की बात मान ले और तेल कुएं अमेरिका के हवाले कर दें। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 304 क्रूड ऑयल रिजर्व हैं। सऊदी अरब के पास 267 ऑयल रिजर्व है, ईरान के पास 209, इराक के पास 201 ऑयल रिजर्व हैं, यूएई के पास 113 और रूस के पास 80 ऑयल रिजर्व हैं। दो 2026 में एक और युद्ध भारत के पड़ोस में चीन ताइवान के बीच शुरू हो सकता है। चीन ने जिस तरह से युद्धाभ्यास में ताइवान को 5 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास किया, उसे युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। चीन ने ताइवान के आसपास रॉकेटों की बौछार की, समंदर में बड़े बड़े शिप पर मिशन लॉन्च किए।
चीन ने इसे जस्टिस मिशन 2025 का नाम दिया। 26 में इसके परिणाम बहुत विध्वंसक हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि चीन 2027 में ताइवान पर हमला कर सकता है। नए साल में जिनपिंग ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया है कि चीन हर हाल में ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा। 两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。 ताइवान समंदर में चीन से 160 किलोमीटर दूर एक छोटा द्वीप है। चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए ताइवान स्ट्रेट को पार करना होगा। यहीं पर ताइवान ने चीन को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान अपनी रक्षा के लिए अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स, मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क, हाईवे से फाइटर ऑपरेशन और सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब से ज्यादा के हथियार देने की मंजूरी दी है। 但我们对和平固然要有理想。 युद्धों में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें शांति के आदर्श रखने चाहिए। हालांकि हमें सिर्फ इसके बारे में कल्पना नहीं करनी चाहिए। शांति प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शांति केवल शांति संधि पर हस्ताक्षर करने या आक्रमणकारियों के प्रस्तावों को स्वीकार करने से प्राप्त नहीं होती। इसलिए राष्ट्रीय रक्षा में निवेश करना शांति में निवेश करने के बराबर है।在